हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम चैप्टर नंबर 1 विलयन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने विलेयता वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने नंबर 1 ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम सेकंड पॉइंट गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे पहले इस चैप्टर का 1 नंबर वीडियो से स्टार्ट करते हुए इस वीडियो तक पहुंचे। होता क्या है, जब हम डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो इस चैप्टर की बेसिक चीजें जो मैंने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में डिस्कस की हैं उनके बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा। और जब भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ें उस चैप्टर की बेसिक चीजों के बारे में अगर हमें पता नहीं है तो हमें वो चैप्टर समझने में दिक्कत आती है। इसीलिए आप शुरू से वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो हम ले रहे हैं विलेयता का सेकंड पॉइंट, गैसों की द्रव में विलेयता। तो यहाँ गैसें घुली हुई है और घोलने वाला कौन है? द्रव। तो इस प्रकार के विलयन में जो विलय है वो है गैस और जो विलायक है वो क्या है? द्रव। तो यहां पर गैस द्रव विलायक में घुली हुई है। द्रव में घुली हुई गैस की विलेयता, या यूं कहें किसी द्रव में गैस की विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां देखो एक वर्ड आया है अवशोषण गुणांक। ये क्या होता है? अवशोषण गुणांक होता है निश्चित ताप पर, अवशोषण गुणांक की बात कर रहे हैं। अवशोषण गुणांक क्या है? निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो देखो अवशोषण गुणांक क्या है? निश्चित ताप पर, यहां पर किसी को हम रिमूव कर देते हैं। निश्चित ताप पर विलायक की मात्रा भी निश्चित होती है। तो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, हमें पता है कि हमने विलायक कितना लिया है वो फिक्स होता है, उसकी निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक। तो किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी गैस का अवशोषण गुणांक अधिक है तो घुली हुई गैस की मात्रा अधिक होगी तो गैस की विलेयता भी अधिक होगी। तो हम अवशोषण गुणांक और अगर गैस की विलेयता में संबंध निकालें तो अवशोषण गुणांक गैस की विलेयता के समानुपाती होता है। अब हम बात कर रहे हैं गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि वे कौन से कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि यह कारक या तो गैस की द्रव में विलेयता को घटाएंगे या गैस की द्रव में विलेयता को बढ़ाएंगे। तो गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 हम ले रहे हैं विलेय। विलेय कौन है? खुद गैस है। गैस की प्रकृति। तो नंबर 1 हम ले रहे हैं विलेय यानी गैस की प्रकृति। देखो, वह गैसें द्रव में अधिक घुलेगी जो विलायक में आयनित हो जाए।
सेकंड, जो विलायक से क्रिया करके यौगिक बना ले। थर्ड, जो आसानी से द्रवीकृत हो जाए। ये गैसें अधिक घुलेगी और अन्य गैसें कम घुलेगी। तो विलेय और गैस की प्रकृति में कौन सी गैसें विलायक में अधिक घुलेगी? क्योंकि यहाँ विलायक द्रव है, तो विलायक हो या द्रव को एक ही चीज है, तो वह गैसें अधिक घुलेगी जो नंबर 1 विलायक में यानी द्रव में आयनित हो जाए। जैसे यदि हम HCl गैस को वाटर में घोलें तो H+ और Cl- में ये आयनित हो जाती है, इसीलिए ये द्रव में अधिक विलय होगी। सेकंड, जो विलायक से क्रिया कर ले, जैसे यदि हम अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व करें पानी में, तो ये इसे क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है जो एक यौगिक है, इसीलिए अमोनिया वाटर में अधिक विलय होती है। नंबर 3, जो आसानी से द्रव में बदल जाए, यानी क्या हो जाए? द्रवीकृत हो जाए। तो इसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाती है, इसीलिए ये जल में अधिक विलय होती है। तो ये 3 प्रकार की गैसें जल में अधिक विलय होती है और अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जल में कम विलय होती है। सेकंड हम ले रहे हैं घोलने वाला यानी विलायक की प्रकृति। यदि ध्रुवीय प्रकृति की गैस है तो वह ध्रुवीय विलायक जैसे जल में अधिक घुलेगी, और अध्रुवीय प्रकृति की गैस अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में अधिक घुलती है। तो यहां हम लिख देते हैं वही चीज, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। अर्थात ध्रुवीय प्रकृति की जो गैसें हैं वो ध्रुवीय विलायक में विलय होगी, और अध्रुवीय प्रकृति की है वो अध्रुवीय विलायक में विलय होगी। जैसे NH3 व HCl जो गैसें हैं ये ध्रुवीय विलायक जल में विलय होती है, न कि अध्रुवीय विलायक बेंजीन में। तो ध्रुवीय प्रकृति की गैसें ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलेगी और अध्रुवीय प्रकृति की गैसें अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवीय गैसों की विलयता ध्रुवीय विलायक में अधिक होगी। नंबर 3 हम ले रहे हैं ताप का प्रभाव। जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात गैस का द्रव में विलयन एक ऊष्मासेपी प्रक्रिया है। अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता घटती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गैसों की या गैसों का द्रव में विलयन। ये क्या है? ऊष्मासेपी प्रक्रम। इसीलिए ताप अगर बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता भी क्या होगी? घटेगी। इसको एक फैक्टर द्वारा और हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है
वैसे वैसे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप गैस के अणु विलयन से बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात विलेयता घटती है। चौथा जो फैक्टर है वो है दाब का प्रभाव। निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि इकाई आयतन में घुली हुई या क्योंकि इकाई आयतन में गैस के अणुओं की मात्रा बढ़ती है। देखो, इसको हम एक प्रैक्टिकल द्वारा समझ लेते हैं, एक प्रयोग करते हैं। हमने एक पिस्टन युक्त पात्र लिया है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। इसमें यह है गैस का विलयन, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं जिसमें पात्र तो यही है और हमने पिस्टन पर प्रेशर लगाकर इसको क्या कर दिया है, पहले का आधा। थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, अब ठीक है। ये गैस का विलयन है। यहां पर मैं लिख लेता हूं ये क्या क्या है। ये है गैस का विलयन और ये ऊपर क्या है, ओनली गैस के अणु। चाहे तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि इसमें गैस के अणु है। तो एक पिस्टन युक्त पात्र में गैस का विलयन, ये गैस का विलयन गैस के अणुओं के साथ साम्य में है, अर्थात गैस के अणुओं के विलयन में प्रवेश करने की दर और विलयन के से बाहर निकलने की दर बराबर है। क्योंकि गैस का विलयन गैस के अणुओं के साथ साम्य में है, इसीलिए गैस के अणुओं के अंदर प्रवेश करने की दर और विलयन से बाहर निकलने की दर क्या है, बराबर है। जब पिस्टन पर दाब लगाया जाता है, ये हमने पिस्टन लिया है, यहां भी पिस्टन बना देते हैं। जब पिस्टन पर दाब लगाया जाता है तो क्या होगा, आयतन जो है पात्र का आयतन पहले की तुलना में लगभग क्या हो गया, आधा। तो जैसे ही पिस्टन पर दाब लगाया जाता है, इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अब आयतन कम है लेकिन गैस के अणु तो उतने ही हैं, तो इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप गैस के अणुओं का विलयन के अंदर प्रवेश करने की दर बढ़ जाती है और गैस के अणु विलयन में तब तक प्रवेश करते हैं जब तक गैस के अणु और गैस के विलयन के मध्य पुनः साम्य स्थापित नहीं हो जाता। क्योंकि दाब बढ़ाने पर गैस के अणु तेजी से विलयन के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, अर्थात गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। वापस इसको मैं समेट के बता रहा हूं। एक पिस्टन युक्त पात्र में गैस का विलयन गैस के अणुओं के साथ साम्य में है, अर्थात गैस के अणुओं का विलयन के अंदर जाने की दर और बाहर जाने की दर बराबर है। जैसे ही पिस्टन पर दाब लगाया जाता है, इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप गैस के अणु विलयन में तेजी से प्रवेश करते हैं, अर्थात दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, दाब बढ़ाने पर इकाई लेता है, दाब बढ़ाने पर इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ने के कारण गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर अगर प्रभावित करने वाले कारक में हम रिजल्ट निकालें तो रिजल्ट ये निकलता है कि यदि हम किसी गैस की द्रव में विलेयता को बढ़ाना चाहें तो हमें ताप कम रखना पड़ेगा और दाब बढ़ाना पड़ेगा। एक दिए गए द्रव या विलायक में कितनी गैस घुली हुई है, तो घुली हुई गैस की मात्रा और दाब में संबंध को हेनरी के नियम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर हेनरी महाराज को कि आइए प्रकट हुई, तो ये हो गए हेनरी महाराज प्रकट, हेनरी का नियम। हेनरी के नियम द्वारा घुली हुई गैस की मात्रा और दाब में संबंध स्पष्ट कर सकते हैं, या सेकंड ये कह सकते हैं हेनरी के नियम द्वारा हम गैस घुली हुई गैस को मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो सवाल ये आता है कि ये हेनरी का नियम कहता क्या है, ये महाराज क्या आदेश देते हैं। महाराज कहते हैं कि निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। तो निश्चित टेम्परेचर हमने फिक्स कर लिया, ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। यानी घुली हुई गैस की जो मात्रा है m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। यदि हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आएगा स्थिरांक k गुणा p। यहां पर अगर हम डिफाइन करें तो m क्या है, m है घुली हुई गैस की मात्रा, k क्या है स्थिरांक, और p क्या है प्रेशर दाब। ये हेनरी का समीकरण आ गया। अब यदि हम किसी गैस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो घुली हुई गैस की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि दाब घुली हुई गैस की मात्रा के समानुपाती है। यदि हम किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा को मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करें तब समीकरण क्या होगा, देखो यदि गैस की मात्रा को मोल अंश, मोल विल भी बोलते हैं इसको, लिया जाए या प्रदर्शित किया जाए, तब हेनरी का नियम क्या कहेगा कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तब हेनरी क्या आदेश करेगा, देखो हेनरी कहेगा वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब उसकी, यहां पे करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वैसे गैस की बात कर रहे हैं, उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो वाष्प अवस्था में गैस, किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी गैस का जो आंशिक दाब P है ये समानुपाती होगा गैस की मोल भिन्न। x क्या है, x गैस की मोल भिन्न। अगर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो इस तरह आएगा कि H गुणा में क्या है x गैस। यहाँ P तो आंशिक दाब है और KH क्या है हेनरी स्थिरांक। तो देखो यहाँ पर x गैस क्या है, यह है गैस की
मोलविन। बड़े में अगर दिक्कत आ रही है तो छोटा कर लेते हैं, एक्स गैस। और के एच क्या है, हेनरी महाराज का स्थिरांक। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी गैस का जो आंशिक दाब है वो उसकी मोलविन के समानुपाती होता है। यदि हम आंशिक दाब और गैस की मोलविन के मध्य ग्राफ खींचे, देखो यहां तो हम ले रहे हैं गैस की मोलविन और यहां ले रहे हैं उस गैस का आंशिक दाब। तो क्या होगा, ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ आएगा और ग्राफ का जो ढाल है वो किसके बराबर होगा, हेनरी स्थिरांक के बराबर होगा। अब देखो ये जो हेनरी का समीकरण है इससे हम गैस की मात्रा यानी घुली हुई गैस की मात्रा और हेनरी स्थिरांक के मध्य संबंध निकाल सकते हैं। अगर मैं इस समीकरण से एक गैस निकालूं यानी गैस की मोलविन की बात करूं तो बराबर क्या हो जाएगा, आंशिक दाब तो इस तरफ है और के एच कहां जाएगा, इसके नीचे। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि गैस की जो मोलविन है वो हेनरी स्थिरांक के युद्ध कर्मानुपाती है। और यहाँ पर हम गैस की जो मात्रा है, कौन सी मात्रा, घुली हुई, तो यहाँ पर हम गैस की घुली हुई मात्रा को मोलविन के रूप में ले रहे हैं और गैस की जो मोलविन है वो हेनरी स्थिरांक के युद्ध कर्मानुपाती है। अर्थात जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक के मान अधिक होते हैं उन गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, युद्ध कर्मानुपाती। और जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक के मान कम होते हैं उनकी द्रव में विलेयता अधिक होती है। तो इस प्रकार हम गैस की मोलविन और हेनरी स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं हेनरी नियम की सीमाएं। तो देखो हम अब ले रहे हैं हेनरी नियम की सीमाएं, यानी हेनरी का नियम किन लिमिटेशन में लागू होता है और कब लागू नहीं होता। तो देखो हेनरी के नियम की सीमाओं में नंबर 1 है, हमें पता है कि यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ानी है तो ताप कम रखना पड़ेगा। तो ताप कम तो रखना है लेकिन ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लो कर दिया, बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है, हम कह रहे हैं कि अगर दाब बढ़ाया जाए तो गैस की विलेयता बढ़ती है, तो दाब बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 3 है कि गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो। थर्ड क्या है, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। जब बहुत ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी तो उस कंडीशन में हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। नंबर 4 है गैस की आणविकता, जो है
ये गैस वे द्रव में अवस्था की बात कर रहे हैं, लिख देते हैं। गैस वे द्रव अवस्था में समान होनी चाहिए। नंबर 5 है NH3 और HCl गैसों की बेंजीन में विलेयता कम होती है, इसीलिए इन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। और नंबर लास्ट है NH3 व HCl जल में अधिक विलय होती है, इसीलिए इनकी जल में विलेयता पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो ताप बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, गैस की आणविकता गैस और द्रव अवस्था दोनों में समान होनी चाहिए, और NH3 व HCl गैसों की विलेयता पर बेंजीन और जल में हेनरी का नियम लागू नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि अपने काम में क्या आता है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में नंबर 1 है शीतल पेय पदार्थ, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, मिरिंडा, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ये सब। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। या सोडा वाटर, जब हम मार्केट में गर्मियों के दिनों में विशेष आवश्यकता होती है, पीने जाते हैं, तो उसमें भी सोडा वाटर वाला उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर डिसॉल्व करता है। तो शीतल पेय पदार्थ या सोडा वाटर में गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। उच्च दाब पर बंद क्यों करेंगे? ताकि गैस की विलेयता अधिक हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक घुले। नंबर, तो पहला तो कोल्ड ड्रिंक वाला हो गया, शीतल पेय पदार्थ। दूसरा हो गया एनोक्सिया। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, वैसे वैसे वायुदाब कम होने के कारण ऑक्सीजन की सांद्रता भी कम होने लगती है। अतः पर्वतारोही या अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। परिणाम स्वरूप शरीर कमजोर हो जाता है और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसे एनोक्सिया कहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने लगती है, इसीलिए अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति या पर्वतारोही के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। परिणाम स्वरूप शरीर कमजोर होने लगता है और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसे एनोक्सिया कहते हैं। तो इसमें हेनरी का नियम का क्या यूज है कि प्रेशर कम तो गैस की विलेयता कम। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दाब कम होगा तो ऑक्सीजन की विलेयता भी कम हो जाएगी। नंबर 3 है बैंड्स। डिस्कवरी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो समुद्री गोताखोर हैं, जिनको स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनके यहाँ पीठ पर एक सिलेंडर लगा होता है। सिलेंडर से एक पाइप के थ्रू उनके जो पाइप है वो मास्क पर लगा होता है। मुंह पर मास्क होता है और सिलेंडर से जो लगा पाइप है वो सीधा किसमें जाता है? मास्क में। अब जो समुद्र के अंदर जाएंगे तो घुली हुई गैस का तो श्वसन में उपयोग कर नहीं सकते, क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कौन कर सकता है? समुद्री जीव जैसे मछलियां, मनुष्य तो नहीं कर सकता। तो जब स्कूबा डाइवर्स जो गोताखोर है जब समुद्र के अंदर जाएगा तो सांस किससे लेगा? उस सिलेंडर में घुली हुई गैस से। तो समुद्री गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाता है तो उसे उच्च वायुदाब वाली गैस से श्वास लेना पड़ता है। जो सिलेंडर में वायु भरी हुई है वो हाई प्रेशर से उसके नाक में आएगी, उसी से वो श्वास लेगा। उससे क्या होगा? अधिक दाब होने के कारण रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप जब वो पुनः सतह पर आएगा तो घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे बुलबुलों के रूप में रक्त से बाहर निकलती है। परिणाम स्वरूप दर्द होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंड्स। देखो, मैं खाने के रूप में इसीलिए बता रहा था क्योंकि आप लोगों ने सब डिस्कवरी देखते हो, सबको पता है जब समुद्री गोताखोर अंदर छलांग लगाता है, पीछे सिलेंडर बंधा हुआ है, सिलेंडर उसके मुंह पर क्या लगा? मास्क और सिलेंडर एक पाइप से जुड़े हुए हैं। सिलेंडर से गैस आ रही है और उसी से वो श्वास ले रहा है। अब क्योंकि प्रेशर गैस का अधिक है तो जो ऑक्सीजन गैस है वो रक्त में अधिक घुलेगी, तो जब वो सतह पर आएगा तो अधिक घुली हुई ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंड्स। तो जब समुद्री गोताखोर
समुद्र में गोता लगाता है तो उसे उच्च वायु दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है। परिणाम स्वरूप रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है। अतः जब गोताखोर सतह पर आता है तो ये गैस रक्त से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे असहनीय पीड़ा होती है। इसी को हम बोलते हैं बैंड्स। बैंड से राहत पाने के लिए जो सिलेंडर है, जिसमें पहले से कौन सी गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें अल्प मात्रा में हीलियम गैस भर दी जाती है। हीलियम गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विलेयता को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप बैंड्स नहीं बनते हैं, इससे राहत मिलती है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसें ऐसी हैं जिनकी द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यह अपवाद है। सामान्यतः गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये हमने बात कर ली हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हमने जो विलेयता का सेकंड पॉइंट है, गैसों की द्रव में विलेयता, ये पूरा कर लिया है। एक बार मैं इसको आपको पुनः रिवीजन करके बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। इसमें विलेय गैस है, विलायक द्रव है। गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को अगर प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो वह गैसें जो विलायक में आयनित हो जाएं, जो विलायक से क्रिया कर ले, जो विलायक में आसानी से द्रवीकृत हो जाए, वो अधिक घुलेगी, अन्य गैसें कम घुलेगी। ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय गैसों को अधिक घुलेगा, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय गैसों को अधिक विलय करेगा। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, क्योंकि गैसों का द्रव में विलयन ऊष्मा से भी प्रक्रम है। दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि इकाई आयतन में गैस कणों की संख्या बढ़ जाती है। निश्चित ताप पर किस द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, ये हेनरी का नियम कहता है। यदि गैस की विलेयता को मोल अंश में प्रदर्शित किया जाए तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यदि किसी गैस का हेनरी स्थिरांक का मान अधिक है तो उसकी द्रव में विलेयता कम होगी। हेनरी के नियम की सीमाएं, ताप बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, गैस की आणविकता द्रव और गैस में समान होनी चाहिए, और गैस की द्रव विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। NH3HCl की द्रव और बेंजीन विलायक में विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने के कारण वो स्पष्टता सोच नहीं पाते, शरीर कमजोर होने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। समुद्री गोताखोर जब गोता लगाता है तो उच्च दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ने के कारण जब वो सतह पर आता है तो घुली हुई अतिरिक्त ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जो असहनीय पीड़ा का कारण बनती है। इसे बैंड्स कहते हैं। बैंड से राहत पाने के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में अल्प मात्रा में हीलियम गैस भर दी जाती है, जो इन गैसों की ब्लड में विलेयता को कम कर देगी, बैंड्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर गैसों की द्रव में विलेयता कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।